झारखंड के राज्यपाल माननीय श्री संतोष कुमार गंगवार जी, भारत के रक्षा राज्य मंत्री माननीय श्री संजय सेठ, ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आर.सी. तिवारी, ईस्टर्न एयर कमांड से एयर मार्शल सूरज सिंह, GOC 17 कोर जनरल अलावत, राजभवन के इस प्रांगण में उपस्थित छात्र छात्राएं, उनके पेरेंट्स और उनके अध्यापकगण, देवी और सज्जनों, सभी को मेरा नमस्कार और प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम में शामिल होकर के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, प्रसन्नता है और मैं हर्षोत्साहित हूँ। इतनी बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चों से बात करना या इंटरेक्ट करना, ये मैं पहली बार कर रहा हूँ। 3 साल हो चुके हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में पहले मिल चुका हूँ। किसी भी कार्यक्रम में जब मैं जाता हूँ, कोई कॉन्फ्रेंस हो, कॉन्क्लेव हो, सेमिनार हो, तो विषय जो है या टॉपिक है जिसके ऊपर बात करनी होती है पहले से बता देते हैं मुझे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बात करनी है, रणनीति के बारे में, आत्मनिर्भरता के बारे में, डिफेंस या भविष्य में किस प्रकार के युद्ध होंगे, किस तरह की हमें सैन्य तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में पहले से बताते हैं कि इस तरह का टॉपिक होना चाहिए। आज के दिन कोई विशेष टॉपिक नहीं दिया गया है मुझे, और मेरा मानना है और मैं सच कह रहा हूं कि इस बात जब कोई आपको कोई टॉपिक नहीं देता तब जो है बात करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सबसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं, और ये कोशिश मैंने तब शुरू की क्योंकि कल तक हम काफ़ी बिजी थे। आप लोग को पता होगा कि पिछले 3 दिन से हम कलकत्ता में कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस 2 साल में एक बार होती है, तो उसमें मैं व्यस्त था। और इसके बाद मैं कल बागडोगरा गया, फिर वहाँ के कार्यक्रम ख़त्म करके सीधा इधर आ रहा हूँ। तो आज माननीय राज्यपाल जी से मिलने के बाद में मैं जब अपने कमरे में गया तो मैंने डायरी में कुछ एक पॉइंट्स लिखने शुरू किए कि क्या बात करूँ उनसे। तब मुझे याद आया कि आज से इसी महीने के शुरू में मेरे पास करीब 30 बच्चे आए थे अंडमान निकोबार से, निकोबार के वहाँ के जो है आदिवासी बच्चे थे, और उनमें काफ़ी उत्साह था। उन्होंने मेरे से बातचीत की। हम लोग एक ही जगह पे बैठे हुए थे, इस तरह नहीं कि हम स्टेज में और बच्चे लोग नीचे, हम साथ साथ बैठे हुए थे। तो उन्होंने मेरे से काफ़ी सारे सवाल पूछे, और मैं कोशिश करूंगा कि उनने जो मेरे से सवाल पूछे वही उत्सुकता यहाँ के बच्चों में भी होगी, तो उसी के बारे में मैं बात करना चाहूँगा आप सबसे। शुरू में बच्चों ने छोटा सा एक बायोडाटा पढ़ा कि इन्होंने ये काम किया है। तो मैं सही माने बताना चाहता हूँ कि मैं आप ही की तरह एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ और काफ़ी एक सामान्य परिवार से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली। और मैंने जो अपने शिक्षा है सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय से की है, फोर्ट विलियम कलकत्ता। और एक चीज़ और बता दूं कि हमेशा जो है कृतज्ञ होना चाहिए जहाँ के आपने पढ़ाई की होती है। जैसे मेरा था सेंट्रल स्कूल कलकत्ता, तो मैंने इस साल की जो कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस सोच करके वहीं करी कलकत्ता में, क्योंकि मेरा वहाँ स्कूल था और मैंने पढ़ाई की थी, और मुझे पता था ये हो सकता है आखिरी कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस हो, तो ये ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ है कि मैंने जब आर्मी में ज्वाइन किया आज से 44 इयर्स बैक, या उससे भी ज़्यादा, अगर हम अपना प्रशिक्षण का समय भी उसमें जोड़ दें, 4 साल जो है 48-49 इयर्स बैक, तब हमारे परिवार से कोई फौज में नहीं था। आज भी नहीं है, क्योंकि मेरी एक ही पुत्री है, तो उनकी भी शादी हो गई, वो नॉन फौजी से है, तो ना पहले था ना कोई बाद में। लेकिन फिर भी जो है हम यहाँ तक पहुँचे हैं मेहनत करके। मैं ये बताना चाहता हूँ कि फ़ौज एक ऐसी जगह है जहाँ नेपोटिज्म नहीं है, भाई भतीजावाद नहीं। अगर आप काम करेंगे तो उसकी रिकॉग्निशन है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखना चाहिए। दूसरी चीज़ जो मेरे से बच्चे हमेशा पूछते हैं कि भैया फ़ौज में क्यों गए, क्या प्रेरणा थी, किस कारण से गए। तो सच बताऊँ बच्चों को तो सबसे पहला रीज़न था कि हमने 11th के एग्ज़ाम की काफ़ी तैयारी कर रहे थे। उन दिनों ऑल इंडिया हायर सेकेंडरी होता था और काफ़ी फेडअप थे, तो हमने कहा कि अब पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए फ़ौज में चलो।
लेकिन ये गलत धारणा थी और आज तक मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता दूँ। क्योंकि हमेशा जो है अपने आप को प्रोफेशनली तैयार रखना एक फ़ौजी की बड़ी जिम्मेवारी होती है। और नए नए सब्जेक्ट्स के ऊपर पढ़ना पड़ रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, टेक्नोलॉजी, सभी चीज़ों के ऊपर सीडीएस बनने के बावजूद भी। तो ये बड़ी चीज़ है। सेकंड चीज़ जो मुझे अच्छी लगती थी, आउटडोर एक्टिविटी और एडवेंचरस लाइफ अच्छी लगती थी। तो ये चीज़ ज़रूर पूरी हुई। और अगर आप एडवेंचरस लाइफ, लैपटॉप और मोबाइल की दुनिया से दूर रहना चाहते हैं तो प्लीज़ फौज में जाइए। वहाँ आउटडोर लाइफ है, एडवेंचरस लाइफ है, आपको अच्छा लगेगा। जब हम छोटे थे तो कहा करते थे कि एक अंग्रेजी की कहावत थी कि जॉइन द फोर्सेज एंड सी द वर्ल्ड। दुनिया को अगर देखना है तो फौज को ज्वाइन कीजिए। तो आर्मी के लिए तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको अपने देश के बारे में जानकारी करनी है, सीमावर्ती इलाकों से वाकिफ होना है, यहाँ पे जो विविधता है भारत की, उसके बारे में अगर आपको पता करना है तो आप फौज में जाइए। मैं आपको कुछ एक उदाहरण दूंगा जो कि जहाँ मैं रहा हूँ, बहुत छोटे हैं वो, लेकिन अगर आप कितना भी पैसा खर्च करें आप इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं ले सकते कभी भी। मैं आपको एक छोटे से गांव के बारे में बताना चाहता हूँ। ये लुंगवा गांव है, ये नागालैंड की मौन डिस्ट्रिक्ट में है। और वहाँ के जो मुखिया का घर है, क्योंकि नागालैंड में घर जो है बस्तियाँ पहाड़ के ऊपर होती है, एक तरफ म्यांमार है और एक तरफ नागालैंड और भारतवर्ष है, उसका घर एग्जैक्टली बीच में है। तो जब ड्राइंग रूम में आप उनसे बात करते हैं तो आप इंडिया में रहते हैं, और जब खाना खाने के लिए ले जाते हैं तो आप म्यांमार चले जाते हैं। तो ये एक लुंगवा गांव है। एक और गांव है अरुणाचल के ईस्ट में, डोंग विलेज। भारत का जो सूर्य उदय होता है, जो सबसे पहली किरण जो है भारतवर्ष में पड़ती है, वो डोंग विलेज में पड़ती है। ये लोहित वैली के अंदर है। मैं एक रात वहाँ पे भी रुका हूँ। जाना वहाँ बहुत मुश्किल है, संभव नहीं होता। उसके बाद वो लोहित वैली के अंदर है, और उसी लोहित वैली में अगर साउथ की तरफ अगर आओ तो एक जगह है परशुराम कुंड, जहाँ परशुराम के हाथ में उनके ऊपर मातृ हत्या का वो था आरोप। वो जब एक्स गिरता है तो वो जगह वहाँ पे है। बहुत ही रिमोट इलाका है। अब तो खैर वहाँ पे कुछ समय बाद शायद ट्रेन चलेगी, क्योंकि हम लोग एक स्ट्रैटेजिक रेलवे लाइन वहाँ बनाना चाहते हैं, तो शायद उसके बाद काफ़ी लोग आएँ। बट वो जो नदी का आकार है वहाँ पे एक जो है उनके एक्स की तरफ है, जो कि उन्होंने कुल्हाड़ी की तरह। मणिपुर में म्यांमार की तरफ जाओ तो मोहरे से तामू एक जगह, मोहरे एक हमारा लास्ट गांव है। वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ के बासिंदे हैं, कुकी लोग ज़्यादा रहते हैं, कुछ माइतीज हैं जो कि लोकल्स हैं, और नागा लोग हैं। उस तरफ बामार और कुछ कुकी लोग हैं। आप लोग यकीन नहीं कर सकते, उस गांव में काफ़ी सारे तामिल मिशन थे, तामिल लोग हैं। कैसे हैं? क्योंकि बहुत पहले म्यांमार, बर्मा भारत का ही हिस्सा था अंग्रेजों के टाइम में, और काफ़ी सारी तामिल कम्युनिटी थी, और उसके बाद जब उन्हें निकाला गया तो वहाँ पे आकर के बस गए। तो उस एक रिमोट इलाके में तामिल लोग रहते हैं, जो कि बड़े आश्चर्य की बात है। आदि ट्राइबल्स होते हैं अरुणाचल प्रदेश में, उनका एक अलग रिलीजन है। हमने हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम ये सब सुना होगा। आपने कोई ऐसा रिलीजन सुना डोनी पालो करके? एक लोकल रिलीजन है वहाँ का, डोनी पालो। उसका डोनी और पालो का मतलब होता है सन और मून, द सन एंड द मून। सो इट प्राइमरली सेइंग ओमनी प्रेजेंस ऑफ गॉड, कि भगवान दिन में रात में प्रत्यक्ष सब टाइम में रहते हैं। तो बड़ा सिंपल सा उनका रिलीजन है डोनी पालो। मुझे नहीं पता था, बहुत कम किताबों में लिखा होगा। तवांग अगर जाओ तो हम सोचते हैं कि सारे दलाई लामा तिब्बत में रहे, नहीं। 6th दलाई लामा वाज बोर्न इन तवांग। उसी हिसाब से अगर आप नुब्रा वैली में जाओ, आपने अभी तक कैमल्स देखे होंगे, उनकी एक पीठ ऊंची होती है, लेकिन डबल हम्प कैमल आपको सिर्फ इंडिया में मिलेंगे तो सिर्फ नुब्रा वैली के अंदर मिलेंगे। उसी प्रकार गुरेज वैली कश्मीर के अंदर जाइए, वहाँ पे डर्डी कम्युनिटी रहती है, गिलगिट बाल्टिस्तान। मतलब इतनी विविधता है भारत के बॉर्डर्स में, और आप कितना भी पैसा खर्च कर लें मेरे ख्याल से वही नहीं देख सकते। तो अगर इंडिया को आपने भरपूर तरीके से देखना है तो बच्चों लोग को यही है कि आप फौज में जाइए। आपको ये लगेगा कि मैं आर्मी का ऑफिसर हूँ और आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, लेकिन हूँ तो सीडीएस। तो बाकी दो सेनाओं के बारे में बात करना जरूरी है।
असली में वो कहावत नेवी के लिए थी, इफ़ यू वांट टू सी द वर्ल्ड जॉइन द नेवी, आर्मी के लिए नहीं थी। क्योंकि नेवी जो है भारत में तो कोई समुद्र है नहीं, सिर्फ तटीय इलाकों में है। वहाँ से नेवी जो है कभी मालदीव जाएगी, कभी श्रीलंका, कभी इंडोनेशिया, कभी मेडिटेरेनियन में। तो दुनिया घूमने के लिए नेवी ज्वाइन करना ठीक रहता है। तो है उनका टफ जॉब। और अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे तो हवा में तेज उड़ने का जो रोमांच है वो अलग ही है। तो आप एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तीनों जो है हमारी तीनों सेनाओं की अलग अलग इम्पोर्टेंस है। आर्मी में रह करके हम इतने मोटिवेटेड रहते हैं और प्रेरणा रहती है, ऐसा क्यों रहता है? मैंने इसके बारे में भी सोचा था। एक्चुअली भारतवर्ष में जो सामान्य नागरिक हैं, ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, मीडिया पर्सनल्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, कोई भी तरह के लोग हों, सभी का जो है तीनों सेनाओं की तरफ जो है काफ़ी प्रेम है, लव है, एक तरह का इज्जत है, रिस्पेक्ट है, भरोसा है, कॉन्फिडेंस। ये तीनों चीज़ साथ साथ हैं। एक भरोसा है फौज के ऊपर, फौज जब मैं कह रहा हूँ मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है। इसके अलावा एक तरह का रिस्पेक्ट है और एक तरह का लव, प्रेम भी है। ये जो है ओवरनाइट नहीं पैदा हुआ है, एक ये प्रोसेस रहा है। मतलब 1947 से अभी तक जितने युद्ध हुए हैं उसमें प्रॉब्ली जो फोर्सेस ने एक साथ काम किया हो, उसके बाद में लोगों ने पढ़ा है। कारगिल लॉन्ग रोड से टेलीविज़न में भी देखा होगा। प्राकृतिक विपदाएं आती हैं, नेचुरल कैलामिटी, उसमें हम लोग काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। अभी हाल ही में इस साल तो सबसे ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट वगैरह हुए हैं हिमालयन रीजन में, जिसमें इतने करीब 10 सालों में जितना एयर एफर्ट हमने इस साल लगाया है इतना कभी नहीं लगाया लोगों को बचाने के लिए और जो सामग्री वगैरह पहुंचाने के लिए। तो ओवर टाइम ये काम करते 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 तो जो है वो जो हमारी दैट रिस्पेक्ट, इज्जत जो है वो बनी है। तो हमेशा ये मोटिवेशन रहता है कि ये जो इतने हमारे पूर्वजों ने मिल करके ये धरोहर हमें दी है, एक इनहेरिटेंस है। तो हम जब ये इनहेरिटेंस एक्वायर करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो मेरे को ये इनहेरिटेंस मिली, या रिस्पेक्ट मिली, या इज्जत मिली, मैंने शायद उतना ना काम किया हो, बट मेरे पहले वाले जो लोग थे उन्होंने काम किया है। तो मैं जब अपनी फ्यूचर जनरेशन को ये धरोहर हैंडओवर करूंगा, इनहेरिटेंस हैंडओवर करूंगा, तो उसमें कुछ इजाफा करके देना चाहिए, ना कि कम करके। तो अपने सर्विस काल के दौरान मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि जो फौज की लोगों में जो इज्जत है, रिस्पेक्ट है, वो चीज़ कम हो। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के लिए भी। मतलब हम क्यों हमेशा सैन्य तत्परता या तैयारी के ऊपर जोर देते हैं? ये इसीलिए देते हैं कि छोटी सी गलती ना हो, राष्ट्र का कोई नुकसान ना हो, नहीं तो उस चीज़ में भरोसे में जो है थोड़ी कमी आ जाएगी। ये जो हमारे प्रति राष्ट्र का प्रेम है या इज्जत है, ये एक चीज़ और मानने वाली बात है, ये व्यक्तिगत के लिए, इंसान के लिए नहीं है। इट्स नॉट फॉर मी एज सीडीएस, इट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ये संगठन के लिए है। और ये चीज़ जो है हम फौजियों को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे लिए नहीं है, ये संगठन के लिए है। ये चीज़ अगर ध्यान में रखेंगे तो ठीक रहेगा। तीसरा चीज़ जो है, जो मेरे से बच्चे पूछा करते थे कि आपने सीडीएस तक पहुंच गए, आपका कोई फौज में जान पहचान नहीं थी, कुछ नहीं था, कैसे हो गया? सक्सेस के क्या वो हैं? तो एक दो चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूं। जब मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी से पास आउट हुआ, मेरा रैंकिंग करीब आगे से पीछे होगा। मैं कोई फर्स्ट वगैरह में नहीं था, कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या इस तरह की कोई चीज़ समझिए वो नहीं था। ना ही पढ़ाई में बहुत अव्वल दर्जे का या इंटेलिजेंस रहा होगा। लेकिन उस टाइम में शायद पढ़ाई दूसरे तरह की थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरह की पढ़ाइयाँ थी। मेरी रुचि और तरह के सब्जेक्ट्स में ज़्यादा थी। हो सकता है जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री या मिलिट्री के अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो जैसे जैसे वो सब्जेक्ट आने लगे तो उसमें ज़्यादा वही। दूसरी चीज़, आईक्यू से ज़्यादा मेरे ख्याल से किसी को भी सक्सेस लाने के लिए ईक्यू की ज़रूरत होती है, इमोशनल कोशेंट की ज़रूरत होती है। एक नेचुरल कनेक्ट होना चाहिए लोगों के साथ में, आप लोग को मिल करके, क्योंकि फौज एक ऐसी संस्था में आप अकेले काम नहीं कर रहे होते। मैं कोई भी काम अगर मैंने यूनिट अच्छी की तो मैं नहीं करता हूँ एज ए कमांडिंग ऑफिसर, मेरे साथ जो 800 जवान है वो मिल करके काम कर रहे हैं। तो नेचुरली है, आर्म फोर्सेस की ऐसी संस्था है कि जब ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करते हो, इंडिविजुअली काम नहीं करते, तो वहाँ जो ईक्यू कोशेंट आपका हमेशा अच्छा रहता है और आप अच्छा काम करते हैं।
दूसरी चीज़ जो है मेरे ख्याल से जो सक्सेस देती है इज़ एक्सपोजर। आप जितने तरहों को वातावरण से, एनवायरनमेंट से, किताबों से, पढ़ाई से, लोगों से एक्सपोज रहेंगे तो उतनी ज़्यादा आपको आइडियाज़ मिलते हैं, उतने ज़्यादा आप नई चीज़ें इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। और मैं आपसे मतलब दिल की बात शेयर करना चाहता हूँ, जब मैं CDS बना मुझे उतने आइडियाज़ नहीं थे इतनी सर्विस होने के बाद भी, लेकिन CDS बनने के बाद मैं तरह तरह के लोगों से मिलता हूँ, इंडस्ट्री के लोगों से मिलता हूँ, अकेडमियन से मिलता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, IIT के लोगों से मिलता हूँ, अपने रिटायर्ड ऑफिसर से मिलता हूँ, नए ऑफिसर्स, यंग ऑफिसर से मिलता हूँ। उससे जो है मुझे नई सीख मिलती है। तो आज जो यहाँ पे बच्चे लोग बैठे हुए हैं, यूथ जो है, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग से मिल करके मुझे अच्छा लगता है, और आप लोग को देख करके इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मुझे भारत का भविष्य आप सब में नज़र आता है। क्योंकि अगर हम हमारे प्रधानमंत्री जी कहना चाहते हैं कि हम एक विकसित भारत बनना चाहते हैं 2047 के अंदर, तो ये जो विकसित भारत का काम है, ये जो है ले जाना जो है, ये आज वाली पीढ़ी के हाथ में है। तो आप लोग का ना ही एक दायित्व है, बट इस विकसित भारत का जो बेनिफिट्स हैं उसके उपभोक्ता भी आप ही लोग होंगे। 2047 तक हम लोग नहीं रहेंगे जो मंच वगैरह में हैं लोग या मेरे जैसे लोग, आप लोग रहेंगे और आपके उपभोक्ता भी आप ही लोग रहेंगे। तो आप लोग ने मेहनत करनी है ये भारत को विकसित बनाने के लिए, और एट बेस्ट हम अपने टाइम में क्या कर सकते हैं आपको थोड़ा दिशा बता सकते हैं, बट किसी भी चीज़ को पाने के लिए दिशा और गति, डायरेक्शन एंड स्पीड दोनों जरूरी है। तो ये दोनों आपको रखनी चाहिए, अपने आप में ध्यान रखना चाहिए। आज मेरे को ज़्यादातर तो यही कहना था, लेकिन आज की जो ये बात हो रही है ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में हो रही है, पीछे एक बड़ा पोस्टर लगा है ऑप सिंदूर का। अगर इसके बारे में मैं नहीं कहूँगा तो आप लोग बोलेंगे कि CDS साहब आए और कोई और बात करके चले गए। और सिंस बच्चे हैं यहाँ पे छोटे, तो मैंने 2-4 छोटी छोटी चीज़ें निकाली हैं जो मैं आपसे चर्चा करूँगा या इम्पोर्टेंस उस चीज़ की बात करना चाहूँगा। पहली चीज़ है, बाकी सब आपने पढ़ा हुआ होगा, काफ़ी विश्लेषण हो चुका है, अखबारों में है। हमने जो है 7 तारीख को जो टेररिस्ट टारगेट्स 9 चुने थे, उनको हमने रात के 1 बजे लेकर के 1:30 बजे के बीच में स्ट्राइक किया। आपको पता है इसके पहले बालाकोट के ऑपरेशन हुए थे, और बालाकोट के ऑपरेशन हम कहते रह गए कि ये हमने मारे हैं, सक्सेसफुल हैं, लेकिन एविडेंस या इस तरह की सैटेलाइट इमेजरी या फोटोग्राफ नहीं थे। लेकिन अब जो हम कर रहे थे, रात के 1:30 बजे क्यों किया हमने? 1 बजे, वो तो सबसे अंधेरा होता है, सबसे मुश्किल होगा सैटेलाइट इमेजरी लेना, उसकी फोटोग्राफ लेना, एविडेंस कलेक्ट करना। फिर भी हमने रात के 1 या 1:30 बजे किया। ऐसा क्यों था? ऐसा 2 कारणों से था। एक तो हमें अपनी क्षमताओं के, अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर भरोसा था कि रात में भी करेंगे तो रात में भी उसकी इमेजरी ले सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हम लोग सिविलियन कैजुअलिटीज जो है अवॉइड करना चाहते थे। सबसे बेहतर समय होता 5:30-6 बजे का टाइम, जबकि उजाला होना शुरू हो जाता है, बट वो टाइम जो है पहली अजान या पहली नमाज का भी होता है। तो उस टाइम उसी भावलपुर में, मुरीदके में इस तरह का चहल पहल शुरू हो गई होती तो काफ़ी सारे सिविलियंस मारे जाते। हो सकता है वो टेररिज्म के साथ उनका कनेक्शन हो ना हो, तो हम लोग वो चीज़ अवॉइड करना चाहते थे कम्प्लीटली। इसीलिए जो समय जो है हमने 1 से 1:30 बजे का चुना। 7 तारीख को ही क्यों चुना, वो खैर दैट वाज बेस्ड ऑन, हमने जो उनकी फ्लाइंग एक्टिविटी देख रहे थे 23 तारीख के बाद से, उन्हें ऐसा खतरा था शायद हम एयर से अटैक करेंगे। तो वो लोग कितने बजे वो लोग उड़ते थे, वापस अपने बेसेस में आ जाते थे, फिर दिन के टाइम में सुबह होने के पहले फिर से उड़ते थे। वो देख करके हमने सोचा कि ये 1 से 1:30 बजे का टाइम ठीक है। और 7 तारीख का समय, 7 तारीख का समय मौसम के लिहाज से भी ठीक था, क्योंकि वही एक विंडो थी जहाँ 3-4 दिन मौसम साफ था और बारिश नहीं थी। अगर बारिश वगैरह होती तो फिर हमें थोड़ी इमेजरी लेने में प्रॉब्लम होती। तो ये एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। आपको ऐसा लगेगा, जो हमने नॉर्मली पढ़ा है कि आर्मी ने 7 टारगेट्स को एंगेज किया और एयरफोर्स ने 2 टारगेट्स को एंगेज किया। मेरे ख्याल से शायद काफ़ी कम लोग को पता है कि नेवी भी इन्वॉल्व थी इसमें। नेवी जो है उनके पास भी ऐसी क्षमताएं थी कि वो लंबी दूरी तक लॉयटर एम्युनिशन से प्रहार कर सके, और S-400 और
S-120 उनके पास ऐसे 2 हथियार थे उन्होंने जो लिए हुए थे, जिसका पता हम लोग को पता था आईडीएस ने। तो फिर ये मैंने नेवी और एयरफोर्स को ऑफ़र किए, तो उन्होंने नेवी के मार्कोस, नेवी के जवान जो कमांडो हैं वो JNK और पंजाब में डिप्लॉय हुए, तो ये चीज़ भी इस्तेमाल की गई। तो इसके जो नेवी ने जो अरेबियन सी में जो किया उसके अलावा तो नेवी की भी हथियार और जवान इस्तेमाल किए गए, और उन्होंने भी एटलीस्ट आर्मी के टारगेट्स में बड़े सटीक तरीके से अपना वेपन्स का इस्तेमाल किया और एग्जाम्पल दिया। तीसरी चीज़ जो है मैं ये बताना चाहता था कि जब उड़ी का हमला हुआ था तो हम लोग ज़मीनी रास्ते से गए थे, और जब बालाकोट का हुआ था तो एयरफोर्स के लार्ज स्ट्राइक पैकेज करीब 50 हवाई जहाज डिसेप्शन के लिए 50 का स्ट्राइक पैकेज गया था। अगर हम यही चीज़ करते दोबारा तो फिर सक्सेस उतनी नहीं मिलती, क्योंकि किसी भी मिलिट्री ऑपरेशंस में नवीनता लानी जरूरत है, मतलब सरप्राइज होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा, और ये कठिन भी है, हर एक रणनीति जो है नई होनी चाहिए हर एक बार आपकी। तो इस बार हम लोग ने सोचा था कि लॉयटर एम्युनिशन और ड्रोन्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा। ये क्षमता जो है हमने आखिर एक्वायर करनी शुरू की थी अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई के बाद में। तो इसका इस्तेमाल किया, क्योंकि ये एयर तो इस्तेमाल करता है बट लोअर एयर स्पेस है, काफ़ी नीचे चलता है और काफ़ी 30-40 किलोमीटर तक सटीक निशाने लगा सकते हैं ये वाले हथियार। और हमें पता था कि पाकिस्तान के पास इस तरह की क्षमता नहीं है जो इस तरह को जैम कर पाएँ या उसको डाउन कर पाएँ, तो हम लोग ने बाकी प्लानिंग के साथ में इनका इस्तेमाल किया। एक ही चीज़ है कि हमेशा हम लोग कोई जब टारगेट का एनालिसिस करते हैं या पॉलिटिकल एम पूरा होना चाहिए मिलिट्री एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से भी, मतलब आफ्टर ऑल हम लोग मिलिट्री का फोर्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के कारण। तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव सुप्रीम होता है, तो ये लॉयटर एम्युनिशन वगैरह करने से भी क्या हमारे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे थे? तो एक प्रकार से एक छोटी सी वो रह रही थी कि भावलपुर का जो टारगेट था वो 120 किलोमीटर दूर था, और लॉयटर एम्युनिशन या इस तरह के उससे करने से कर तो सकते थे, हमारे पास क्षमता थी, बट गारंटी नहीं थी, और वो एम्युनिशन को पहुंचने में 1-1.5 घंटा 20-30 मिनट लगते। तो फिर हम लोगों ने जो है एयरफोर्स को इस्तेमाल करने का ठाना दोबारा इन 2 टारगेट्स के लिए, और एयरफोर्स ने सही टारगेट्स वगैरह इस्तेमाल करके काम किया। आखिरी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि ये प्रिसिशन स्ट्राइक्स जो हमने की इतनी लंबी दूरी में 100-150 कभी 30 किलोमीटर में इतनी छोटे से इलाके में घर के ऊपर इस चीज़ को गिरा देना, मतलब इट्स कभी कभी लगता है कि ये एकदम नामुमकिन काइंड की चीज़ है। रात के अंधेरे में आप यहाँ से कोई चीज़ कर रहे हो जो 30 किलोमीटर दूर जाएगी और इस बंच के ऊपर यहीं पे गिरेगी बिल्डिंग के सेंटर में, जो कि जितने भी JNK के अंदर टारगेट्स थे जो आर्मी ने एंगेज किए, और जैसे इनके एयरफोर्स के भी टारगेट, सभी जगह जो है सटीक निशान लगा। तो ये क्यों कैसे होता है? इसके पीछे बड़ी कड़ी मेहनत है। तो मतलब ये ज्योग्राफी है, इसमें बड़ी सारी जो स्पेशल स्टडीज़ हैं इसमें जो है कितनी एलिवेशन है टारगेट का, कितनी ऊंचाई है, कितनी दूरी है, कितना एंगल है, कहाँ से जाएगा, एक पूरी साइंस है मेंसुरेशन कैलकुलेशन की, काफ़ी कैलकुलेशन होती है, रिकॉग्निशंस होती है, उसके बाद जब आप ये कर पाते हो तब इस तरह की एक्यूरेसी आपको मिलती है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से बटन दबाया तो मिसाइल गई और वहाँ गिर गया ना, ऐसा नहीं है। तो काफ़ी मेहनत लगती है और ये आसान नहीं है। तो मैंने सोचा ये कुछ एक बातें शायद नॉर्मल लोगों के उस पर संज्ञान में ना हो, और शायद इसको इंटरेस्टिंग लगे बच्चों को कि ये चीज़ क्या हुई थी, कैसे हुई थी। तो मैंने सोचा इसके बारे में जिक्र करूँगा। मुझे बस इतना ही कहना था। बच्चे लोग के जो सवाल होंगे मैं यहाँ से या यहाँ से बैठ कर के, मेरे साथ एयरफोर्स के ऑफिसर भी हैं, आर्मी के भी हैं, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और मुझे कुछ दिखा रहे थे सवाल कि शायद बच्चे इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं, तो वो सवाल देख करके मुझे ऐसा लगा ये फौज ने आपको सवाल दिए हुए कि ये पूछ लेना साहब से, तो वो गलती मत करना, आपके जो मन में है वो सवाल पूछिए, ठीक है? तो यू आर फ्री टू आंसर, आई मीन आस्क एनीथिंग। यस, ओके, थैंक यू।
मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मुख्य रक्षा अध्यक्ष महोदय का। अब हम माननीय रक्षा राज्य मंत्री का परिचय प्रस्तुत करेंगे। श्री संजय सेठ जी ने सदैव राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि रखा है और आज वे अपने मार्गदर्शन और संकल्प से युवाओं को नई दिशा देने आए हैं। अब मैं निवेदन करती हूँ कि माननीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी हमें अपने उद्बोधन से मार्गदर्शन दें। जोहार। आप लोग बच्चे, सिर्फ बच्चे, जोहार। आवाज नहीं आई, बच्चे जोहार। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे। आप लोग बच्चे मेरे साथ दोनों मुट्ठी बांध कर, ऐसे नहीं, बोलो भारत माता की, वंदे। आज बच्चों के संवाद के कार्यक्रम में हम सब के अभिभावक, झारखंड के राज्यपाल आदरणीय संतोष गंगवार जी, हमारी आन बान और शान भारतीय फौज, हमारे प्यारे न्यारे तिरंगे की रक्षा, मां भारती की सेवा, और जनरल अनिल चौहान जी, आप रांची आए। रांची की जनता की ओर से, झारखंड की जनता की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच में लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी जी, मैं आपका ये भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर अभिनंदन करना चाहूंगा। हमारे डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी जी, आप अखबारों में बहुत तिनका पढ़ते होंगे। अभी 6-7 महीने पहले की घटना मेरे को अभी तुरंत याद आ गई, वो करेक्ट करेंगे हमको। किसी प्लेन में जा रहे थे, किसी का अचानक तबीयत खराब हुई और उन्होंने तुरंत सेवा करके उस यात्री की जान बचा दी। ऐसे डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी जी, हमारे एयर मार्शल सूरज सिंह जी, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी जी, हमारे भारतीय फौज के अधिकारीगण, भाइयों तो बहनों, और हमारे आने वाले भारत के, आने वाला भारत जिसका फ्यूचर, जिसकी चर्चा जनरल चौहान कर रहे थे, विकसित भारत की, यू आर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकसित भारत। ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे और विभिन्न लगभग 36 स्कूलों से उनके प्रिंसिपल्स, मीडिया के मित्रों, आज ये मौका है कि आप इंटरेक्ट करो। आपने पिछले 20-25 दिनों में जो पेंटिंग के माध्यम से हमारे बॉर्डर पे जो लाखों सैनिक हैं, ऑपरेशन सिंदूर की विजय के बाद आप उनको सैल्यूट कर रहे हैं अपनी पेंटिंग से। आपको जो थीम दी गई थी, ऑपरेशन सिंदूर की विजय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सेना प्रेम, मैं लगभग कोशिश हमने की कि मैं हर स्कूल में जाऊं। प्रयास किया मैंने, मैं जितने स्कूल गया सभी स्कूलों में
जो तन्मयता थी, जो मोटिवेशन था, जो एनर्जी थी, अद्भुत थी। आपने जो ड्राइंग की, अद्भुत थी। आपने जो सैल्यूट किया, अद्भुत था। मैं सभी स्कूल के प्रबंधक को धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी 36 स्कूल हुए, लगभग 15,000 बच्चे। हमारी योजना है लगभग 175 से ऊपर स्कूल जाने की, लगभग 50,000 से ऊपर बच्चे। मैं क्यों कर रहा हूं? एक साल पहले नोया आर्म फोर्सेस, 3 दिनों तक लाखों लोग आए। एयर शो पिछले 6 महीने पहले हुआ, लाखों लोग आए। कल से स्टेट शुरू हो रहा है। आज आप, मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि झारखंड में, झारखंड के लोग, आप बच्चे भारतीय फौज का हिस्सा बने। आपने जो पेंटिंग्स की बच्चों, हमने देखा कि 90% पेंटिंग्स में कैप्टन सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वमिका सिंह की मौजूदगी थी। यह दर्शाता है कि आप कितने जागरूक हो। आपका भाव प्रदर्शित होता है। तो क्या आप सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनना चाहोगे? नहीं। आप भारतीय फौज का हिस्सा बनो। मां भारती की डायरेक्ट सेवा है और वो सेवा अद्भुत होती है मित्रों। और जो आपने पेंटिंग्स की, मेरा तो जनरल चौहान से ये रिक्वेस्ट है कि जो पेंटिंग्स मेरे पास आएगी, 40-50 हजार, 60 हजार, 70 हजार, जो मेहनत, जो पसीना बच्चों ने बहाया है, वो पेंटिंग्स हम भारतीय फौज को सुपुर्द करेंगे। और किसी बॉर्डर पे बैठे जवान के पास वो पेंटिंग्स जाएगी। वो बच्चा जिस पेंटिंग्स, जो हमने शीट आपको प्रोवाइड की है, उसके पीछे टैग लगा हुआ, आपका नाम है, स्कूल का नाम है, उसका क्लास, रोल नंबर, आपके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर है। तो जवान जो तमांग में बैठा है, जो सियाचिन में बैठा है, जो लद्दाख में बैठा है, जो द्रास में बैठा है, जब पेंटिंग पहुंचेगी तो कितनी बड़ी टेलीपैथी होगी। लगेगा रांची में बैठी एक बेटी ने, एक बहन ने हमको सैल्यूट किया है। क्योंकि आप जानते हो बच्चों, प्रधानमंत्री हमेशा मोदी कहते हैं 140 करोड़ मेरे परिवार वालों। एक परिवार, आपका भाई -40 डिग्री में बैठा है, दूर, हजारों किलोमीटर दूर, 24 घंटा 24/7 सर्विस दे रहा, भारत मां भारती की सेवा कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा डेडिकेट करेंगे आप पेंटिंग के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर की विजय के बाद। मैं आज ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं कि आपके प्रश्न भी होंगे, महामहिम राज्यपाल जी कुछ बोलना, किंतु मैं आप सबको, आप बच्चों को, आपकी जो हौसला अफजाई है, मैं जरूर करना चाहूंगा। जो डेडिकेशन हमने देखा, अद्भुत पेंटिंग देखी, और ये पेंटिंग्स कुछ बड़े स्कूलों में नहीं, हमने सरकारी स्कूल से लेकर हर स्कूल को प्रयास किया गया। कोई पिक एंड चूज नहीं किया हमने कि हाँ बड़े स्कूल के ले लो, पब्लिक स्कूल ले लो, कोई बड़े, ना ना ना, हमने सबको समान रखा। एक भाव, मां भारती का भाव, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो जज्बा पैदा हुआ है देश की जनता में, 140 करोड़ देश की जनता में, अद्भुत है। हमको वो दिन याद है, महामहिम राज्यपाल महोदय, मैं 9वीं क्लास का छात्र था, सेंट जॉन स्कूल में पढ़ता था। 1971 की लड़ाई हुई, नामकुम से फौज यहां से रवाना हुई। हम सब बच्चे थे, जो फौज रवाना हो रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरी मां ने भी किया। जो भी गले में पहना था, जो भी सोने का चेन, जो भी रखा, वो उठा के
सेना की गाड़ी में डाल दिया। यह है, हमने वो दृश्य देखा था, कैसे भूल जाऊं मैं। भारतीय फौज के प्रति इतना सम्मान देश की जनता करती है। कहीं भारतीय फौज का कोई दिख जाता तो सैल्यूट करता है एक नागरिक। बस में कोई जा रहा है, कोई ट्रक में जा रहा है तो बच्चे सैल्यूट करते हैं। हाँ देखो मेरे भारत के वीर जवान जा रहे हैं, पराक्रमी वीर जा रहे हैं। ये अद्भुत है। और इसीलिए झारखंड के लोग, झारखंड के बच्चे फौज का हिस्सा बने। आप ढूंढो, आपको आर्मी में जाना है, आपको एयरफोर्स में जाना है, आपको नेवल में जाना है, आप कहां जाना, कोस्ट गार्ड में जाना, फ्यूचर देखो, सीखो। कैसे आज दो बेटियां हमारी दुनिया में, दुनिया को विजय श्री की गाथा सुनाई। हमारे दो बच्चे, मैं हमेशा कहता हूं, दो हमारी नेवी के अफसर, दो बेटियां दुनिया के 8 महीने तक समुद्र में रही। दुनिया के समुद्र का 43,000 किलोमीटर, 43,000 किलोमीटर चक्कर लगाकर वापिस आई। यह भारत की बेटी, ये भारत की बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। भारत की बेटी किसी से कम नहीं। भारत की बेटियां परचम लहरा रही हैं, भारत के बच्चे परचम लहरा रहे हैं। देखो दुनिया भर के जितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिसके सीईओ हैं, कौन है? भारतीय हैं भाई, भारत के बच्चे हैं, भारत के युवा हैं। तो आज इस मौके पर सभी बच्चों को मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप इसी लगन से एक सच्चे नागरिक और 2047 जो विकसित भारत का संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए। तो आप सब उसी तरह मन लगाकर पढ़ना, मन लगाकर लगन से, अनुशासन के साथ एक अच्छे नागरिक रूप में अपना जीवन आगे बनाना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड, जय हिंद। अब मैं रक्षा राज्य मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। अब हम माननीय राज्यपाल का परिचय प्रस्तुत करेंगे। श्री संतोष गंगवार जी ने हमेशा समाज, शिक्षा और युवा वर्ग को सशक्त बनाने का कार्य किया है। उनका मार्गदर्शन बच्चों के लिए प्रेरणा का प्रतीक है। अब हम निवेदन करते हैं कि माननीय राज्यपाल श्री संतोष गंगवार जी हमें अपने आशीर्वचन और मार्गदर्शन से अनुग्रहित करें। उपस्थित आप सभी को मेरा जोहार। अभी हम लोग श्री संजय सेठ जी भारतीय माननीय रक्षा राज्य मंत्री की बातें सुन रहे थे। वास्तव में सांसद के रूप में जिस ढंग से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि वो रांची के सांसद हैं, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। बच्चों के प्रति उनका विशेष प्रेम और बच्चों के लिए अपने नए नए विचारों से अवगत भी कराते हैं और उनको उनमें सम्मिलित भी करते हैं। आप लगातार इन कामों में लगे रहते हैं और अभी ये हम सब लोगों के सौभाग्य की बात है कि उन्होंने रांची जैसे स्थान पर हमारे सेना के प्रमुख साथियों को बुलाने का काम करा। जनरल अनिल चौहान जी जो हमारे देश के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष हैं, ये हम सबका सौभाग्य है कि संजय सेठ जी ने आप सब लोगों को और आपके साथियों को, क्योंकि इनका आपके साथ में लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी जी GOC/NC ईस्टर्न कमांड भी मौजूद हैं और सारे सेना के अधिकारीगण हैं यहाँ। हमारे अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी जी, एयर मार्शल सूरत सिंह जी, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ AOC/NC, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी जी 17 कोर कमांडर और रक्षा मंत्रालय के सभी अधिकारीगण, उपस्थित देवियों और सज्जनों, यहाँ उपस्थित प्यारे विद्यार्थियों,
सबसे पहले मैं प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS जनरल अनिल चौहान जी का राजभवन में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ व रक्षा मंत्रालय के अन्य प्रतिनिधियों को यहां पर उपस्थित अन्य सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वास्तव में ये रांची के लिए और इस राज्य के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप सब लोग यहाँ पर आए और निश्चित रूप से जनरल अनिल चौहान जी ने जो इंटरेक्शन की शुरुआत की है और यहाँ पर अभी कह भी सकते हैं हम, अगर कोई हमारा विद्यार्थी साथी कुछ पूछना चाहता है तो वो पूछ भी सकता है। यहाँ सबके सामने झारखंड के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी मौजूद हैं जो हमारे देश के भविष्य है। बच्चों, आप सबने ऑपरेशन सिंदूर को केंद्र में रखकर जो सुंदर पेंटिंग्स बनाई हैं वे केवल रंग और आकृतियां नहीं हैं, बल्कि आपके हृदय में बसे देश प्रेम और सैनिकों के प्रति सम्मान का सजीव चित्रण है। जब ये चित्र हमारे वीर जवानों तक पहुंचेंगे तो निश्चित ही उन्हें अपार प्रेरणा और ऊर्जा मिलेगी, जैसा कि अभी हमारे माननीय रक्षा राज्य मंत्री जी बता रहे थे। भारत की सेना केवल भारतीय सीमाओं की रक्षा नहीं करती है, बल्कि हमारे सपनों और भविष्य की भी सुरक्षा करती है। ऑपरेशन सिंदूर इसी समर्पण, साहस और त्याग का प्रतीक है। विद्यार्थियों, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि जीवन में आप चाहे जिस दिशा में जाएं, चाहे सैनिक बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बन सकते हैं, शिक्षक या वैज्ञानिक, पर सबसे पहले अच्छे इंसान बनने का काम करें और अच्छे इंसान बनने के साथ साथ देशभक्त नागरिक बनना भी उतना ही आवश्यक है। झारखंड की ये धरती सदैव वीरता और बलिदानों की भूमि रही है। ये वो भूमि है जहां असंख्य स्वतंत्रता सेनानी, बलिदानी और वीर सपूत निकले। और जैसा मैं समझता हूं, मैंने यहाँ आकर महसूस करा, आजादी की लड़ाई में यहाँ के नौजवानों ने और यहाँ के रहने वालों ने बहुत कुर्बानी की। मैं जब इस राज्य में आया तब मेरी समझ में आया कि वास्तव में तीर कमान लाठी भाले से लड़ाई लड़ना आसान नहीं है। और जब हम अमर शहीद बिरसा मुंडा को देखते हैं तो मुझे बहुत गौरव अनुभव होता है कि वास्तव में देश की रखवाली के लिए इन लोगों ने जो कुर्बानी की है वो किसी भी शब्दों में उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते और उसके हिसाब से हम सोचते हैं। हमारी ये वीर भूमि है जहां से असंख्य स्वतंत्रता सेनानी, बलिदानी और वीर सपूत निकले हैं। हमें गर्व है कि इसी भूमि पर परमवीर चक्र विजेता लांस नायक एल्बर्ट एक्का की भी जन्मभूमि है, जिसका अदम्य साहस हम सबके लिए प्रेरणा देता है और हमको प्रेरित भी करता है। आज मैं आप बच्चों की आंखों में उत्साह और जिज्ञासा देखता हूं तो मुझे पूरा विश्वास होता है कि झारखंड के युवा आने वाले समय में सैन्य सेवा, राष्ट्र सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और झारखंड की धरती के युवाओं में सदैव भी सेना में जाने की विशेष अभिरुचि है। ये गर्व की बात है कि हमारे अनेक युवा हर वर्ष भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल और अन्य सेवाओं में शामिल होकर देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मैं कोई ज्यादा कहने आपके बीच में खड़ा नहीं हुआ हूँ। यहाँ पर सभी हमारे प्यारे बच्चों ने पेंटिंग्स बनाई हैं और श्रीमान रक्षा राज्य मंत्री जी ने उनका उत्साह वर्धन किया है। निश्चित रूप से हम सब लोग आपके प्रति जवाबदेह हैं और हम फिर से आभार व्यक्त करते हैं जनरल साहब जो हमारे बीच में आए हैं। और आप में से कोई साथी अगर कोई बात पूछना चाहता है तो वो पत्र लिखकर उस बात को हमको भेज सकता है। तो मैं अंत में आप सभी विद्यार्थियों से यही कहूँगा कि आप निरंतर सीखते रहें और सीखने का कोई अंत नहीं है।
किसी समय भी किसी उम्र में भी आप सीखने का काम कर सकते हैं। अनुशासित रहें और अपने जीवन में ऊंची आदर्श स्थापित करें। आपसे ही राष्ट्र का भविष्य है, ऐसा हम महसूस करते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। मैं राज्यपाल महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। माननीय महानुभावों के प्रेरक संदेशों ने हम सभी के हृदय को छू लिया है। युवाओं के लिए यह अवसर वास्तव में सीख और संकल्प का क्षण है। अब मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ, देवियों और सज्जनों, कि कृपया एक बार पुनः खड़े होकर राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। आज का यह संगम हमें यही संदेश देता है कि बच्चों को प्रेरित करना और बहादुरों को सम्मान देना, यही एक राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है। हम माननीय राज्यपाल श्री संतोष गंगवार जी, माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी, मुख्य रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम, लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, जनरल कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न कमांड, एयर मार्शल सूरज सिंह, एवीएसएम, वीएम, वीएसएम, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न एयर कमांड, लेफ्टिनेंट जनरल यशपाल सिंह अलावत, एवीएसएम, वाईएसएम, एसएम, जनरल ऑफिसर कमांडिंग ब्रह्मास्त्र कॉर्प्स तथा सभी उपस्थित महानुभावों का आभार व्यक्त करते हैं। अब हम सब मिलकर संकल्प लें कि भारत का भविष्य और भी उज्जवल बनाएंगे। जय हिंद। एक बार पुनः आभार आप सभी का। आज का ये अवसर हमें भारत की सेना पर गर्व करने का मौका दे रहा है। वो सेना जो हमेशा कहती है कि चाहता हूं कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस मेरे देश के नाम हो जाए, जो सर उठे तो सामने तिरंगा हो, जो सर झुके तो मेरे वतन को प्रणाम हो जाए। एक बार भारतीय सेना के लिए दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाएंगे आप सभी। ये तालियों की गड़गड़ाहट हमारी सीमाओं पर जानी चाहिए। बहुत आभार आप सभी का। और आज ये अद्भुत संयोग है, अद्भुत अवसर है जब हमारे सीडीएस महोदय, सेना के वरिष्ठ अधिकारीगण, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय रक्षा राज्य मंत्री यहाँ पर उपस्थित हैं और वो युवा जिनके कांधों पर देश का भविष्य है वो आज यहाँ सामने बैठे हुए हैं। उनके दिलों में इस समय कई सवाल हैं जो आप तक आना चाहते हैं। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से इस इंटरैक्शन की अनुमति चाहती हूँ और निवेदन, कृपया अपना हाथ खड़ा करेंगे। आपके पास कॉर्डलेस माइक चला जाएगा। आप एक एक कर जो भी आपके मन में जिज्ञासा है आप उसे पूछ सकते हैं। आप, हाँ, माइक्रोफोन आपके पास, कॉर्डलेस दिया जाए प्लीज। आप अपना परिचय देते हुए अपना सवाल रखें प्लीज। गुड इवनिंग सर, आई एम ऋषभ कुमार सिन्हा फ्रॉम टेंडर हार्ट स्कूल, तुपुदाना, रांची।
I have a question from you that, sir, in Operation Sindoor, the Indian Armed Forces not only displayed military strength but also upheld humanitarian values. What message would you like to give to the youth that serving the nation is not only through weapons but also through compassion and responsibility? This is your question or someone gave this question to you? No, sir, this is my question. Okay. So basically, in the armed forces, I told you, the reason for our motivation, why we do things, and I hope whatever we do further motivates the children of the country to take armed forces officer, emulate them in the manner in which they are serving the country. While 100% of the time, it's not a state, India is not in a state of war. We are not fighting always. But we are always preparing for war. That's important. But while doing that, we also take out time to help in nation building. There are a large number of projects which the nation has undertaken, whether it is Swachh Bharat Abhiyan, Ek Ped Maa Ke Naam, Mera Mati Mera Desh, women empowerment, Digital India, Solar India. We are part of all initiatives of the Government of India. So we contribute our this thing not only nation building while by protecting the nation or securing the nation, but by also being part of every kind of development activity so that we achieve that aim of being Viksit Bharat or a developed India by 2047. Okay. Thank you, sir. थैंक यू सो मच सर. अगला सवाल. हाँ, इस तरफ. Good morning, sir. Sir, good evening, sir. Sir, I am Arslan Faiz of class 10 in Guru Nanak School. Sir, my question is, how did the Indian Army know that the Pahalgam attack was carried out by Pakistan only? Yeah. So, this is, of course, a number of factors which were there, and most of them are now there in the open media. Right in the beginning, if I recall, there was an organization known as TRF, which claimed responsibility for these particular attacks. TRF was closely linked to LET in the past, and when probably they saw the scale of the attack, they immediately withdrew that particular claim. But in the digital era, whatever imprint you leave in the digital domain will remain forever. So we are able to trace back that these activities, who had uploaded that responsibility, and then who had deleted those acts and disclaimers, etc., that were all done. Number of, if you remember, one of the targets which we hit, that was in Punjab, known as Sarjal village. Sarjal village is nothing. There is just an old PHC of theirs, a public health center, which is just a small barrack and a small MI room. From that particular place, 4 or 5 terrorist groups had infiltrated earlier, and since we had technical intelligence from the equipment which was recovered from them, that the start point of the release was that particular place. It had no other significance. We hit it to convey a message that we know from where you start when you launch your place, your terrorist, and that's why we hit such kind of targets. So we had some kind of concrete evidence that there was complicity of people residing across the border in these particular attacks. The language which the people used was not the language which Kashmiris use. It was the language which is spoken by people in Pakistan. So there are a number of such kind of evidence which led us to the conclusion that these attacks were done by people from across the borders. And there could be more evidence of this with intelligence agencies. So that's all I had to tell you about this. Thank you so much, sir. एक वहां से हाथ उठ रहा है. Yes, yes, please.
Good evening, sir. I'm Arush Verma from class 11th. I study in GD Goenka Public School. And my question is, how did Operation Sindhu change India's position along the line of control? Say again. Sir, how did Operation Sindoor change India's position along the line of control? Please sit down. See, the line of control is a thing which got evolved after the 1971 war. Before that, in 47, where the war ended, it was known as the ceasefire line. And when we kind of defeated Pakistan in the 1971 war, returned their prisoners, and in return, you know, they agreed to the Shimla agreement, and part of that agreement we had to, this line of control evolved from the ceasefire line. When you look at the word line of control, means each side exercises control on its own side, whereas a ceasefire line can be changed, so there's some kind of stability. So there is no way the situation on the line of control may change, but the line of control will remain like that, because that's how we've accepted and signed as a document. So that is important. Yes, of course, there were on the line of control large number of activities. We've been maintaining ceasefire for some time on the line of control, but during Sindoor, there are large number of cross-border activity firing. We destroyed those 7-8 camps in J&K and Punjab by the army. Some of them were across the line of control, and that resulted in escalation in which most of the escalation bouts we were able to dominate the adversary. But the status of line of control remained the same. Thank you, sir. Yes, from the last. Good evening, sir. I am Arnav Radube from school Guru Gobind Singh Public School. My question is, what is the biggest challenges faced by soldiers on ground in modern warfare? What are the challenges faced by soldiers on the northeastern borders? No, sir. In modern warfare. Modern warfare. So, warfare is always evolving, and mostly it is driven by technology. How we're going to fight the next war is always, enigmatic for all of us. We should be fighting, like, say, I have always saying that today's war with tomorrow's technology. To understand how technology will change, how this will affect warfare, that's the biggest challenge for all of us. And we're all grappling with it. Warfare, which we thought was restricted to traditional domains of air, land, and maritime domain, has now expanded to newer domains like space, cyber, electromagnetic spectrum, and even in the cognitive domain. So this produces for us number of different kind of challenges, which we have to clear first conceptually, doctrinally, as to what we want to do, and then create organization and structures, acquire the necessary withal, practice, train, and then execute it. So these are the kind of challenges for modern warfare. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, two more questions. We can take two more questions. Yes. Good evening, sir. My name is Ahana Pandey. I'm from St. Anthony's School. And my question is that, what were the difficulties and living conditions that the army faced during the war? This particular war was slightly different from the wars we have fought earlier. In some manner, we have described it as non-contact warfare. Some of the times we were striking quite deep in the depth of Pakistan. The range of weapons which we used was very, very long. We saw our adversary only through the help of satellite images or electronic intelligence or signal intelligence. We did not see them face to face. So this war was slightly different. It was also multi-domain. This was being fought in land, air, sea,
electromagnetic, space, cyber, all these domains. So these were the kind of challenges which the soldiers faced to adapt to this kind of warfare. थैंक यू सो मच सर. ये आखिरी सवाल होगा. यस प्लीज. Good morning, sir. Myself Ananya Chaube from Cambrian Public School, and my question is, what lessons did the armed forces learn from this operation? So every service of ours has learned its own kind of lessons. As I just mentioned, this was a new kind of warfare. The first and foremost is the matrices of victory at a very broad level, apex level, that are slightly different in this warfare. Till now, we have assumed victory in terms of, say, capture of territory, the number of equipment which is destroyed, or number of prisoners of war you have captured, or soldiers you have killed. So these were associated with a traditional way of fighting warfare. In some of these cases, we never occupied any territory, yet we perceive that we have beaten Pakistan very decisively. So I think one of the matrices of victory over here is the sophistication of our attack, which was demonstrated to that. So that particular thing gives you a kind of ascendancy over your adversary, that, oh, you've been able to dominate him in all spheres, in every level of escalation, in every domain. The moment you are able to do it, it gives you a sense of victory. So the old matrices of victory are different. The new matrices of victory are entirely different. There would be a number of lessons for the Army, Navy, and Air Force, even space and cyber, in how we conducted operations, whether there's more coordination required, more coordination within that particular domain or inter-domain coordination. So there are hundreds of lessons which we all have taken into account and trying to put in place so that next time we do things, we'll do it slightly, not slightly, much, much better than what we did this time. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. सीडीएस जनरल अनिल चौहान सर का बहुत बहुत आभार. इतनी संजीदगी से, इतनी संवेदनशीलता से इन बच्चों के क्वेश्चन को सुनकर उनका जवाब देने के लिए. साथियों, भारतीय सेना का शौर्य, साहस और वीरता आसमान की ऊंचाइयों से आगे हमेशा रहे. भारत माँ की आन बान और शान बनी रहे. हर एक भारतीय जो कहे कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, और भी दूं, और भी दूं. ऐसे भारतीय सेना के लिए एक बार जोरदार तालियां, और मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. और आइए इसी के साथ अपने माननीय राज्यपाल महोदय से अनुमति चाहती हूं आज के इस कार्यक्रम की समापन की उद्घोषणा करने हेतु. महोदय, बहुत बहुत आभार. माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय रक्षा राज्य मंत्री महोदय का, सीडीएस महोदय का और मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथिगणों का बहुत आभार. और मंच के ठीक सामने बैठे आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. और अब माननीय राज्यपाल महोदय के सभी बच्चे अपने स्थान पर बैठे रहेंगे. सभी जो मंच के ठीक सामने लोग हैं उनसे मैं गुजारिश करती हूं कि कृपया आप अपने स्थान पर बैठे रहेंगे. पूरी भव्यता, पूरी शालीनता और पूरे आत्म गौरव के साथ आज ऑपरेशन सिंदूर पर ये जो बच्चों से संवाद कार्यक्रम हुआ, हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय की इस संवेदनशील सोच के लिए. सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे प्लीज. भारतीय होने का गुण, यही है भारतीय होने का गौरव, यही है हमारी भारत माँ की आन बान और शान की शक्ति, यही है
हमारा देश जो कहता है कि वेद ऋचाओं से गूंजा है, जिसका अंबर नीला, जहां राम घनश्याम कर गए अद्भुत अद्भुत लीला, जहां बांसुरी बजी ज्ञान की, जागा स्वर्ण सवेरा, हाँ वही देश है मेरा, हाँ वही देश है मेरा। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने